सो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। स्वागत है आपका इंटू टेक में। और एज यू नो गाइस कि हमारा जो है थर्ड सेमेस्टर का एग्ज़ाम 30 दिसंबर से स्टार्ट है। ठीक है। तो फिलहाल अब इतना टाइम तो नहीं है कि मैं आपको प्रॉपरली सिलेबस के एक एक टॉपिक करा सकूं, बट फिर भी पहला पेपर एज यू नो DSTL का है। तो इसकी प्रिपरेशन के लिए मैं करंट में जो पढ़ाई कर रहा हूँ, उसके लिए मैंने जो अपने पर्सनल नोट्स बनाए हैं अपने हैंड रिटन, मैं उनके बिहाफ पे आपको प्रॉपर पढ़ाने वाला हूँ। तो मैं कोशिश ये रहेगी मेरी कि मैं एक यूनिट एक वीडियो में कंप्लीट करा दूं। ठीक है, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे। और मैं एक सिलेक्टेड टॉपिक्स की ही वीडियो में बना रहा हूँ गाइज। आपको याद होगा इससे पहले मैंने जो एक इंपॉर्टेंट PYQ के क्वेश्चन बैंक अपलोड किए थे रिसेंटली, उन्हीं के क्वेश्चंस को बेसिकली मैं सॉल्व करवाने वाला हूँ इस लेक्चर में। सो स्टे ट्यून्ड गाइज। और मैं कोशिश करूंगा कि इन सब्जेक्ट्स में से मैं जो जो पढ़ता जाऊंगा, जो जो मेरा तैयार होता जाएगा, मैं उसकी वीडियो बना के ज़रूर डाल दूंगा फॉर योर इन्फॉर्मेशन, जिससे कि आपकी भी प्रिपरेशन अच्छी होती रहे। और अगर सम काइंड ऑफ रीज़न मैं किसी की वीडियो नहीं डाल पाता हूँ, तो एक रिसोर्सेज के बिहाफ पे आपको एक वीडियो ज़रूर मिल जाएगी। ओके गाइज। सो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो, अपने उन फ्रेंड के साथ शेयर करें जो करंटली बीटेक EKTV बोर्ड से कर रहे हैं। ठीक है। तो एज यू नो गाइस कि सबसे पहले मैंने ये आपको दिखाया था। ठीक है। आप इसको देख सकते हो, जैसे कि इसका PDF आपको मिल गया होगा। ठीक है गाइस। तो इसके PDF मिला होगा, तो इसमें मैंने देखो दो पार्ट में इसको डिवाइड किया था। पहला पार्ट था जिसमें मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स लिखे थे, एंड जो सेकंड पार्ट था हमारा गाइस, उसमें मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लिखे थे PYQ के। ठीक है। तो इसमें से अभी तक तो फिलहाल मैं इतने टॉपिक से पढ़ पाया हूँ। आज ही मैंने स्टार्ट किया जस्ट इसको। ठीक है, मॉर्निंग में। सो चलिए शुरू करते हैं बिना कोई देर किए। सबसे पहले जो हमारा चैप्टर है गाइस, चैप्टर 1 है, वो है हमारा सेट रिलेशन एंड फंक्शन। इसमें बेसिकली गाइस हमारा जो सेट थ्योरी का जितना भी कॉन्सेप्ट आता है, वो सारी चीज़ें हमारी इसी में आती हैं। ठीक है गाइस। तो सबसे पहले मैं सिंपल सी बात कर लेता हूँ आपके कि पावर सेट क्या होता है। तो पावर सेट की बात करते हैं तो गाइस अ वेल डिफाइंड अनऑर्डर कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट, मतलब कि एक ऐसा अनऑर्डर आपका कलेक्शन होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट आपका रिपीट ना हो, तो उसको कहते हैं क्या है, हम सेट कहते हैं। एक सेट को किससे डिनोट किया जाता है गाइस, ए से डिनोट करते हैं, जिसमें कुछ एलिमेंट है, बट वो एलिमेंट कभी भी रिपीट नहीं होने चाहिए। ठीक है गाइस। अब इसमें देखो, मैं आपको एक चीज बता दूं, जितने भी चैप्टर्स हैं सभी चैप्टर में केवल मैं इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करने वाला हूं। तो आप या तो कहीं और से चाहो तो कुछ बेसिक्स टॉपिक देख सकते हो, अपार्ट फ्रॉम दैट केवल आप उन टॉपिक्स को समझो जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। ठीक है गाइस। तो मैं आपको, जैसे मैंने पहले दिन ये प्रिपेयर किया था, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें मैंने एडिशनल देखी थी, बट मैंने फिर देखा कि इतने कम समय में आप चाहो तो सभी चीज़ों को ऑब्जर्व नहीं कर सकते। तो जो इंपॉर्टेंट है कल मैं वही पढ़ाऊंगा। ठीक है गाइस। तो सेट और जो बेसिक चीज़ें वो एक बार आप सिलेबस से देख लेना। हम आते हैं अपनी वीडियो पे। ठीक है गाइस। तो पहला देखो टॉपिक हमारा पावर सेट प्रॉब्लम्स। ठीक है। तो पावर सेट प्रॉब्लम क्या होता है, इट इज अ फाइनाइट सेट। अगर गाइज हमारा कोई सेट जो है फाइनाइट होता है, तभी जाकर के हम क्या कर सकते हैं कि उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है गाइज। तो हमारा जो फाइनाइट सेट होगा उसमें जितने भी सबसेट होते हैं ए के, उसी को पावर सेट ऑफ ए बोलते हैं। ठीक है, इंक्लूडिंग द एम्प्टी सेट फाइव एंड सेट ए इटसेल्फ। ठीक है। सपोज करो, मैं आपको इसको समझाने के लिए देखो क्या करता हूं आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि अगर कोई सेट हमारा गाइस क्या है, कोई सेट ए दिया गया है जिसमें हमारे एलिमेंट क्या है, 1 और 2 एलिमेंट है। ठीक है। तो अब इससे जितने भी सबसेट पॉसिबल होंगे, ठीक है गाइस, जिस इसके जितने भी टोटल सबसेट होंगे वही इसका पावर सेट होता है। पहला हमारा क्या होता है गाइस, 5 हो जाएगा। ठीक है। 5 के बाद से हमारा क्या हो जाएगा, 1। 1 के बाद हमारा हो जाएगा 2। ठीक है गाइस। और 2 के बाद जो हमारा हो जाएगा, ये हो जाएगा 1, 2, वो सेट खुद होता है। ठीक है। तो इसमें 1, 2, 3, 4 टोटल हमारे कितने हैं, 4 आए। तो कहने का मतलब है गाइस कि यहाँ पे आप देख सकते हो 3 एलिमेंट है। ठीक है। तो यहाँ पे हमें कितने हो गए, 3 है। तो यहाँ पे टू की पावर में 2 की पावर n जो होता है हमारा, वो इसका फॉर्मूला होता है कि हम कैसे ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि एक जो हमारा सेट दिया गया उसका पावर सेट में कितने एलिमेंट होंगे। ठीक है। इस ये कॉर्डिनैलिटी से डिसाइड होता है। अगर आपको कॉर्डिनैलिटी पढ़ना है तो कॉर्डिनैलिटी क्या होता है कि अगर कोई सेट दिया गया है, तो उस सेट में जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट होते हैं उसी को हम कॉर्डिनैलिटी बोलते हैं। ठीक है गाइस। सपोज करिए आपके इंफॉर्मेशन के लिए मैं अगर आपको बता दूं कि कॉर्डिनैलिटी क्या होता है, तो देखो गाइस, अगर कोई सेट दिया गया है ए जिसमें कुछ एलिमेंट है, सपोज करिए 1, 2 और 3। ठीक है। मैं पूछूंगा कि कॉर्डिनैलिटी ऑफ सेट क्या है, तो उसके लिए जो मॉड का सिंबल लगाते हो वो लगाओगे। इसकी कॉर्डिनैलिटी क्या होगी, जितने एलिमेंट होंगे इसकी कॉर्डिनैलिटी होगी 3। ठीक है। ये तो आपकी सेट की कॉर्डिनैलिटी हो गई। बट जब हम पावर सेट की बात करते हैं, तो अगर किसी भी सेट की पावर सेट की बात करेंगे हम, तो उसमें जो इसकी कॉर्डिनैलिटी होगी, इस सेट की कॉर्डिनैलिटी, बस यही इसका एक फॉर्मूला होता है। ठीक है। अगर मैं आपसे कहूं कि कोई सेट ए है जिसमें
टोटल एलिमेंट है 2 3 4 5 6। अब मैं कहूं कि इसके पावर सेट में एलिमेंट आप बता दो, ठीक है। कॉर्डिनैलिटी निकाल लो चुपचाप। ये कॉर्डिनैलिटी होगी 1 2 3 4 5, 5 एलिमेंट है, तो कॉर्डिनैलिटी इसकी क्या हो जाएगी, पावर ऑफ ए इज इक्वल टू 2 की पावर मॉड ए, ठीक है। तो 2 की पावर 5, और 2 की पावर 5 क्या होता है, 2 4 8 16 32, आपका कितना हो जाएगा 32। तो ये होगा आपका टोटल, ठीक है गाइस। यहां पे आप देख सकते हो इसको, ठीक है। अब सपोज करो एक इक्वेशन है यहाँ पे कि गिव द पावर सेट फॉर ए में 3 एलिमेंट है, जहां पे अब आपको फाइंड करना है इसका पावर सेट। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले कॉर्डिनैलिटी निकाली 3, तो एलिमेंट की जो पावर सेट होगा आपका 2 की पावर, ये कॉर्डिनैलिटी होता है तो 2 की पावर 3 8 हो जाएगा। तो ये एलिमेंट जो पॉसिबल होंगे वो क्या हो जाएगा, पहला तो 5 होता है, 5 जो होता है गाइस आपका वो क्या होता है, एम्प्टी होता है, ठीक है। तो 5 हो जाएगा, एक्स वाई जेड सिंगल सिंगल हो जाएंगे, फिर एक्स वाई के साथ होगा, ठीक है, फिर वाई जेड के साथ होगा, फिर एक्स जेड के साथ होगा, ठीक है, और फिर एक्स वाई जेड खुद हो जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा पावर सेट प्रॉब्लम का हो गया गाइस, ठीक है। इसके बाद से गाइस जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो है इक्विवेलेंस रिलेशन इन क्लासेस। अ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज सेड टू बी इक्विवेलेंस। कोई भी रिलेशन आर किसी भी सेट ए पे तब इक्विवेलेंस होता है जब इसका रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव क्या हो, वो रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इवन इफ वन फेल्स नॉट इक्विवेलेंस रिलेशन, अगर इन तीनों में कोई एक कंडीशन भी फेल होती है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा, ठीक है। आइए यहाँ पे मैंने 3 चीजों की बात की, तो देखते हो 3 टॉपिक्स क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है। पहला रिफ्लेक्सिव, रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। रिलेशन कब रिफ्लेक्सिव होता है, जब वो डायगनली इक्वल होते हैं। देखो एक्स कॉमा एक्स, इसको हम डायगनली भी बोलते हैं, ये इक्वल होते हैं, ठीक है। बिलोंग्स टू आर, ये बिलोंग्स टू का सिंबल है आपका, ठीक है। ये आर मतलब रिलेशन फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए सेट, ठीक है। अगर क्या कहता है आपका कि अगर कोई भी दो एलिमेंट आपस में क्या हो, एक रिलेशन को बिलोंग करते हैं, तो वो एक सेट को भी तो वो रिलेशन जो होगा किसको बिलोंग करेगा, एक सेट को बिलोंग करेगा। एवरी एलिमेंट रिलेटेड टू इटसेल्फ, इसका मतलब होता है कि हर एक एलिमेंट एक दूसरे से रिलेट करता है। देखो एग्जांपल में अगर कोई एक चीज मैं गाइस आपको क्लियर कर देना चाहता हूं। देखो मैं बेसिकली इसको एक्सप्लेन कर रहा हूं, पहले मैं थ्योरी पार्ट आपको एक्सप्लेन करूंगा। मैंने हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर्ली सॉल्व करने के लिए, समझाने के पर्पज से मैंने इसमें एग्जांपल्स दिए हैं सभी के लिए, ठीक है गाइस। तो आपको क्या करना है, बस उन एग्जांपल्स को साथ में समझते जाना है, ठीक है, जिससे आपको कोई भी टॉपिक में इश्यू नहीं होगा, ठीक है। देखो सपोज करो कि आपको कोई ए क्या दिया गया है, कोई सेट दिया गया 1 2 3 एलिमेंट है। तो अगर हम कहें कि इसका रिफ्लेक्सिव बताइए तो क्या हो जाएगा, 1 1 2 2 3 3 हो जाएगा, ठीक है। इसको डायगोनल एलिमेंट भी बोला जाता है। डायगोनल इसलिए क्योंकि ये वैल्यू सेम है। सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर कोई रिलेशन आर के लिए एक्स कॉमा वाई आर को बिलोंग करता है तो वाई कॉमा एक्स भी आर को बिलोंग करे। जैसे यहाँ पे क्या है 1 कॉमा 2 है तो 2 कॉमा 1 हो जाएगा, ठीक है। 2 कॉमा 3 है तो 3 कॉमा 2 हो जाएगा। इफ x is related by y then y must be related to a। देखो 1 कॉमा 2 बिलोंग टू r then 2 कॉमा 1 ऑल्सो बी इन r, ये भी रिलेशन में होगा। ट्रांजिटिव की बात करते हैं इसका रिलेशन r इज ट्रांजिटिव कब होता है, अगर x y r को बिलोंग करता है और y और z को बिलोंग करता है तो x भी z को बिलोंग करेगा, ठीक है गाइस। रिलेशन पासेस थ्रू मिडिल एलिमेंट, क्या होता है मिडिल एलिमेंट के थ्रू ये पास होता है, ठीक है, x z पे चला जाएगा। इफ 1 कॉमा 2 एंड 2 कॉमा 3 बिलोंग्स टू r देन 1 कॉमा 3 ऑल्सो इन r, ठीक है। अगर गाइस कोई a है सेट जिसमें 3 एलिमेंट है, अब क्वेश्चन, ये मेन क्वेश्चन आ गया, अभी तो मैं समझा रहा था। अब क्वेश्चन देखो यहाँ पे r की वैल्यू आपकी क्या दी गई, रिलेशन में 1 1 2 2 3 3 1 2 2 1। तो कह रहे चेक करो r इक्विवेलेंस है या नहीं है। तो इक्विवेलेंस में फिर हम वही 3 चीजें चेक करेंगे अपनी, क्या, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव, ठीक है। रिफ्लेक्सिव में पहले देखो यहाँ पे क्या 1 1 है 2 2 है 3 3 है तो ये रिफ्लेक्सिव हो जाएगा, ठीक है। सिमेट्रिक में क्या बोला था मैंने कंडीशन कि एक्स वाई ही बिलोंग करता है तो वाई एक्स भी होना चाहिए, ठीक है। तो अगर देखो यहाँ पे 1 1 है तो क्या गाइस यहाँ पे 1 1 से डायगोनल एलिमेंट से मतलब नहीं है हमें। 1 2 है तो क्या 2 1 है, हाँ दिया गया है, ठीक है। इसके अलावा कोई नहीं है तो ये सिमेट्रिक भी हो जाएगा, ठीक है। थर्ड हमारा क्या बोलता है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव हमारा कंडीशन क्या कहता है कि अगर एक्स वाई और वाई जेड है, ठीक है, अगर 1 2 है 2 1 है, डायगोनल से इसमें कोई फर्क नहीं पड़ता, 1 2 है 2 1 है तो 1 1 भी है, हाँ 1 1 है, तो ये क्या है, ट्रांजिटिव भी है। तो इस केस में हमारा क्या होगा, ये इक्विवेलेंस रिलेशन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो वही चीज दी गई, आप एक बार देख लेना। नेक्स्ट है हमारा जो है गाइस अगला टॉपिक वो है हैश डायग्राम है, ठीक है गाइस। यहां तक कि मैं आपको दिखा दे रहा हूं, मैंने जो टॉपिक इसमें मेंशन किया मैं वही टॉपिक आपको क्लियर करवा रहा हूं, ठीक है गाइस। जिसमें पावर सेट प्रॉब्लम, इक्विवेलेंस देख चुके हैं हम, हैश डायग्राम को देखते हैं, ठीक है गाइस। देखो हैश डायग्राम या पोसेट जिसको बोलते हैं, अ पार्शियली ऑर्डर सेट होता है, दिस इज सेट टुगेदर विथ रिलेशन आर
इसमें क्या होता है, देखो गाइस, एक चीज का ध्यान रखना, जब आप सेट थ्योरी पढ़ोगे तो इसमें बेसिकली आपको एक सेट में दूसरे सेट से क्या रिलेशन होता है, उनके एलिमेंट्स के बीच में कैसे रिलेशन को फाइंड आउट किया जाता है, वही होता है। ठीक है, तो इसमें देखो रिफ्लेक्सिव और एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव जब किसी एक सेट में होते हैं, ये तीनों एक साथ, उस केस में वो क्या होता है, हमारा पोसेट होता है। ठीक है, देखो इट इज रिटन एज ए कॉमा आर। मीनिंग ऑफ प्रॉपर्टीज, देखो मैं एक बार इन शॉर्ट मैंने यहाँ समरी भी दे दी कि रिफ्लेक्सिव, एंटी सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव क्या होता है। रिफ्लेक्सिव आपको पता है, पीछे आपने पढ़ा 1 1 होता है, ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। ठीक है, ट्रांजिटिव में क्या होगा कि अगर ए बी आर को बिलोंग कर रहा है, बी सी कर रहा है, तो ए और सी भी करेगा। ये वही वाला है जो आपने अभी यहां पे पढ़ रखा था, ट्रांजिटिव, ये देखो। ठीक है, इसके बाद से ये ट्रांजिटिव। एंटी सिमेट्रिक में क्या होता है, अगर ए बी बिलोंग करता है आर को और बी ए भी बिलोंग करता है आर को, ठीक है, अगर ये दोनों बिलोंग कर रहे हैं, इसका अपोज बिलोंग कर रहा है, तो ए और बी आपस में क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। ठीक है गाइस, ये होता है आपका क्या, पॉसेट का कॉन्सेप्ट। हेसे डायग्राम क्या होता है, हेसे डायग्राम इज अ ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ पॉसेट इन विच, पॉसेट का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। एलिमेंट्स आर शोन एज पॉइंट, एलिमेंट को पॉइंट के थ्रू शो करते हैं। ओनली कन्वर्जिंग रिलेशंस आर ड्रॉन, जितने भी रिलेशन कन्वर्ट होते हैं उन्हीं को क्या किया जाता है, उन्हीं को ड्रॉ किया जाता है। ठीक है, देखो इसमें थर्ड पॉइंट क्या है, ट्रांजिटिव रिलेशंस आर रिमूव, जितने भी ट्रांजिटिव रिलेशन होते हैं उनको क्या किया जाता है गाइस, हटा दिया जाता है। ठीक है, आफ्टर दैट रिफ्लेक्सिव रिलेशन आर नॉट शोन, रिफ्लेक्सिव नहीं दिखाए जाते हैं। ग्रेटर एलिमेंट आर प्लेस हायर, जो ग्रेटर एलिमेंट होते हैं उनको टॉप पे प्लेस करते हैं, और जो आपके स्मॉलर एलिमेंट होते हैं उनको बॉटम पे रखते हैं। ठीक है, हेसे डायग्राम शोज ओनली डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट रिलेशन को दिखाता है। फिर क्या कह रहा है, इफ ए इज लेस देन इक्वल टू बी, बी इज लेस देन इक्वल टू सी, देन ए इज ऑलवेज लेस देन इक्वल टू सी इज नॉट ड्रॉन। यहाँ पे क्या होगा, ड्रॉ नहीं होगा। हाउ टू ड्रॉ हेसे डायग्राम, कैसे ड्रॉ करते हैं, मैंने देखो प्रॉपर स्टेप भी लिखे, फिर एग्जांपल के थ्रू समझाया है। अगर मैं एक्सप्लेन करता हूँ आपको यहाँ पे नहीं समझा तो वीडियो को बैक करके देख सकते हो, या फिर आप वीडियो को पॉज करके एक बार समझ लें, क्योंकि बहुत ईजिएस्ट वे में मैंने अपने नोट्स बनाया है। ठीक है गाइस, देखो पहला स्टेप क्या है, आपको जो सेट है उसको लिखना होगा। फाइंड ऑल ऑर्डर्ड पेयर इन द रिलेशन, जितने भी ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन में फाइंड करें, रिमूव करना है किसको, रिफ्लेक्सिव पेयर हटा देना है, ट्रांजिटिव पेयर को हटा देना। रिफ्लेक्सिव पेयर मतलब जो 1 on 1 होगा उसको हटा देना। ट्रांजिटिव पेयर जो होगा आपका ए बी बिलोंग टू आर है और बी सी बिलोंग टू आर है, तो ये मतलब मैंने कंडीशन लिख दी है। ड्रॉ पॉइंट करोगे एंड कनेक्ट डायरेक्टली रिलेटेड में, जो उसके डायरेक्ट रिलेट कर रहे होंगे एलिमेंट उनको लिखोगे। प्लेस स्मॉलर एलिमेंट एंड बॉटम बिगर एट टॉप। ओके, एक एग्जांपल से देखो, ड्रॉ हैश डायग्राम फॉर, एक सेट दिया गया है जिसका रिलेशन जो है वो डिवाइड करने के लिए हम इसका यूज कर रहे हैं। ठीक है, देखो रिलेशन लिख लेते हैं। अब देखो इसमें गाइस एक चीज का ध्यान रखना आपको कि इसमें एक चीज मेंशन नहीं, ये आपको 1 3 एंड 6 के लिए बनाना है। ठीक है, क्वेश्चन में आपको ये दिया रहता है। ठीक है, तो राइट रिलेशन, अब 1 जो है क्या 1 सबको डिवाइड करेगा, 1 सभी को कर देगा, तो देखो 1 2 ये बन गया रिलेशन। 2 किसको करेगा, आप 2 केवल और केवल 6 को करेगा डिवाइड, और किसी को तो करेगा नहीं, तो वही लिखा हो 2 डिवाइड 6, तो ये एक रिलेशन बनेगा। 3 किसको करेगा, 3 आपका केवल और केवल 6 को करेगा और किसी को, 3 डिवाइड 6, तो 3,6 हो गया। रिमूव रिफ्लेक्सिव पेयर्स, अब देखो इसमें से क्या होता है गाइस, रिफ्लेक्सिव आप जो आपके सेम होंगे उनको हटा दोगे, तो देखो रिमूव रिफ्लेक्सिव 1 1 2 2 3 3 6 6। ठीक है, ये आप हटा दोगे। ठीक है, हटा दिया आपने इसको, सपोज करो। ट्रांजिटिव पेयर को आप क्या करोगे, रिमूव करोगे, 1,6 इसको हटाओगे आप। ठीक है, ट्रांजिटिव पेयर क्या होता है, मैंने बताया था कि अगर ए कॉमा बी बिलोंग टू आर है तो बी कॉमा सी भी आर को बिलोंग होगा। ठीक है, तो और जब बी कॉमा सी, तो ए कॉमा सी बी को, मतलब यहाँ पे 3 अलग अलग आते हैं। ठीक है, तो इसीलिए देखो 1 2 2 6 इसको हटाएंगे, 1 3 और 3 6 हटाएंगे। ठीक है, इनको हटा दिया। अब इसके बाद देखो फाइनल डायग्राम, हमें इनको रिफ्लेक्सिव और ट्रांजिटिव को हटाने के बाद जब हमने क्या किया गाइस, इन दोनों को हटा दिया। ठीक है, अगर देखो हमने ये देखो ये 1 2 यहां से हटा दिया। ठीक है गाइस, ये 2 6 यहां से हटा दिया, इन दोनों को हटा दिया। ठीक है, फिर इसके बाद 1 3 भी हटा दिया, ये भी हटा दिया, और 3 6 भी हटा दिया। ठीक है, तो हमारा बचा क्या यहाँ पे देखो, और जितने भी ये रिफ्लेक्सिव हटा दिए, तो हमारा क्या बचा गाइस, 1 और 6 बचा कि नहीं बचा। ये देखो 6 हमारा क्या है, टॉप पे है, और 1 क्या है, एकदम बॉटम पे, और 2 और 3 बच गया। ठीक है, तो जो हमारा बच जाता है उसके हिसाब से हम डायग्राम को ड्रॉ करते हैं। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। ठीक है गाइस, नेक्स्ट जो आता है हमारा गाइस, इसके बाद देखो हेसे डायग्राम। अब एक मैंने और क्वेश्चन दिया है यहाँ पे, जैसे आपको इजीली क्लियर हो जाए। मैंने कोशिश की है कि एग्जांपल्स के थ्रू समझाने की, तो आप थोड़ा ध्यान से समझना। ठीक है, सपोज को यहाँ पे एक पोसेट दिया गया, क्या यहाँ पे क्या दिया गया, सेट दिया गया है, ए और बी है। ठीक है, पावर सेट इसका क्या निकलेगा, इसका हैश डायग्राम को बनाना है। ठीक है, पावर सेट इसका क्या निकलेगा, 5 निकलेगा, ए बी निकलेगा, और साथ में लिखेंगे डायरेक्ट सबसेट रिलेशन इसमें दिया गया। इसमें बेसिकली क्या है, सबसेट के थ्रू रिलेशन आपको फाइंड आउट करना है। ये प्रीवियस समय भी आ चुका है गाइस। देखो तो 5 क्या है, आपका बिलोंग कर रहा है ए से, 5 सबसे बिलोंग करेगा, बी से भी 5 कर रहा है। ठीक है, अब आपका ए जो है ये किससे बिलोंग कर रहा है, इस सेट से बिलोंग कर रहा है। ठीक है, बी भी इस सेट से बिलोंग कर रहा है,
तब एक चीज बताओ, इसमें हम हैशे डायग्राम क्या बना सकते हैं? देखो इसमें आपका कोई भी सॉरी, इसमें देखो जब हैशे डायग्राम आप बनाओगे तो क्या करोगे, ये ए और बी आपका यहाँ पे हो जाएगा, टॉप पे हो जाएगा, आपका बॉटम पे क्या होगा? इसमें मैंने बताया था जो हाईएस्ट वैल्यू होती है टॉप पे रखते हैं, और जो लोएस्ट वैल्यू होती है गाइज उसको हम कहाँ पे प्लेस करते हैं? हमेशा बॉटम पे प्लेस करते हैं, राइट? तो गाइज जब हम क्या करेंगे इसमें, देखो जो हम अपनी हाईएस्ट वैल्यू है ए कॉमा बी, इसको टॉप पे रखेंगे, ए और बी लेफ्ट में आएगा, यहाँ 5 आ जाएगा। इसके कुछ नोट्स मैंने बनाए हैं कि कैसे आप समझ सकते हो। मिनिमल एलिमेंट क्या होता है? विच हैज नो एलिमेंट बिलो। मिनिमल मतलब कि जिसके नीचे कोई एलिमेंट ना हो, जो बॉटम पे हो 5, ठीक है। मैक्सिमल एलिमेंट जिसके ऊपर कोई ना हो, ये मैक्सिमल हो गया, ठीक है। लीस्ट एलिमेंट क्या होता है? विच इज लेस देन और इक्वल टू एवरी एलिमेंट ओनली वन पॉसिबल, ठीक है। जो क्या हो, किसी एलिमेंट से आपका छोटा हो या इक्वल हो, ठीक है। जैसे ए क्या है? इससे छोटा है और इसके इक्वल है, ठीक है, इसीलिए उसके सेम लेवल पे। ग्रेटेस्ट क्या होता है? विच इज ग्रेटर एंड इक्वल एलिमेंट ओनली वन पॉसिबल, ये इसकी बात की गई। ये क्या है? सभी एलिमेंट से ग्रेटर है, ठीक है गाइस। तो ये क्या हो गया? ये आपका बेसिकली जो था आपका हैशे डायग्राम में क्लियर हो गया। नेक्स्ट है आपका क्या? ट्रांजिटिव क्लोजर और वार्सल एल्गोरिथम। गाइस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, देख लेते हैं जल्दी से इसको। ट्रांजिटिव क्लोजर क्या होता है? ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ रिलेशन आर ऑन सेट ए इज द स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन दैट कंटेन आर, ठीक है। ट्रांजिटिव रिलेशन क्या होता है? एक रिलेशन होता है आर जो सेट ए पे होता है, जो स्मॉलेस्ट ट्रांजिटिव रिलेशन होता है उसमें उसको शो करता है। मतलब क्या है? ओरिजिनल रिलेशन आर इंक्लूडेड होता है, मिसिंग पेयर आर एडेड टू मेक आर ट्रांजिटिव। मतलब कि आपको एक रिलेशन दिया होगा, ठीक है, वो ट्रांजिटिव नहीं होगा, तो आपको उसमें कुछ चीजों को ऐड ऑन करके, एलिमेंट्स को ऐड ऑन करके उसको ट्रांजिटिव बनाना होता है। क्यों इसकी रिक्वायर्ड होती है? इफ अ रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव देन वी ऐड मिनिमम ऑर्डर पेयर सो दैट वो क्या हो? ट्रांजिटिव बन सके। देखो ए कॉमा बी बिलोंग टू आर होता है और बी कॉमा सी बिलोंग टू आर, तो ए कॉमा सी बिलोंग टू आर होगा। मैं बार बार आपको कंडीशंस इसलिए लिख दे रहा हूं ताकि आपको ये रिकॉल होता चले। वार्सल एल्गोरिथम क्या कहता है? अब वार्सल एल्गोरिथम का क्यों यूज हुआ? मैंने क्या बताया? ट्रांजिटिव क्लोजर क्या करता है कि अगर कोई रिलेशन दिया गया है और कोई सेट दिया गया है गाइस, तो वो क्या करेगा? उस रिलेशन में जो चीज कम होगी उसको ऐड ऑन करके उसको क्या करता है? हम ट्रांजिटिव रिलेशन बनाते हैं। वार्सल एल्गोरिथम क्या करता है कि ट्रांजिटिव क्लोज रिलेशन बना करके उसको ट्रांजिटिव क्लोजर में कन्वर्ट करता है। दिस एल्गोरिथम इज यूज्ड टू फाइंड द ट्रांजिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन यूजिंग एडजेसेंट मैट्रिक्स। अब इसमें देखना अभी कैसे ऐड ऑन करके होता है। स्टेप ऑफ वार्सल एल्गोरिथम देखो क्या है। सबसे पहले क्या करोगे? राइट द एडजेसेंसी मैट्रिक्स एम रिलेशन आर, लिख लो। K1 टू n अपडेट द मैट्रिक्स यूजिंग। देखो एक मैट्रिक्स Mij है, ठीक है। अब Mij देखो ये क्या होता है? ये एंड का सिंबल होता है आपका, ठीक है, और ये और का सिंबल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एंड, इसके साथ में हमने क्या किया? आई के कर दिया और के जे कर दिया। अगर आपको कंफ्यूजन है भी, आगे एक एग्जांपल और है, समझा दूंगा उसमें, ठीक है। मेन आप कॉन्सेप्ट पे ध्यान दो, बहुत इजीली समझ में आ जाएगा। स्टेप 3 क्या होगा? फाइंड मैट्रिक्स गिवन द ट्रांजिटिव क्लोजर। मैट्रिक्स फाइंड करनी होती है। इजी मीनिंग ऑफ फॉर्मूला, देयर इज अ पाथ फ्रॉम आई टू के, ठीक है। अगर कोई पाथ आई से के तक है और के से जे तक है, तो एक पाथ और होगा जो आई से जे तक डायरेक्ट होगा, ठीक है। इन दैट हमारा क्या आ गया? ट्रांजिटिव आ गया कि नहीं? यहाँ पे जो अभी गाइस यहाँ पे हम लोग पढ़ रहे थे बार बार, ये ट्रांजिटिव रिलेशन वही आ गया ना। अभी देखो कैसे होगा। कह रहा है क्या कि देखो एक एग्जांपल, अगर ए एक सेट हो ए बी सी एंड उसमें रिलेशन हो ए कॉमा बी कॉमा सी, देन फाइंड ट्रांजिटिव क्लोजर। अब देखो यहीं पे आ गया भाई, ए कॉमा बी कॉमा सी है, तो एक हमें क्या चाहिए गाइस? एडिशनली हमें क्या चाहिए? यहाँ पे ए कॉमा सी मिल जाए, हमारे कंप्लीट हो जाएगा, है ना। अगर गाइस हमें यहाँ पे मिल जाए तो कंप्लीट हो जाएगा ना। देखो क्या करते हैं, सॉल्यूशन क्या करते हैं? ए हमें ये दिया गया, आर रिलेशन ये दिया गया है, हम क्या करते हैं? एडजेसेंसी मैट्रिक्स लिखते हैं। देखो 3 एलिमेंट है तो एबीसी कर लिया। अब देखो ए टू ए कितना है? 0 है, ठीक है, क्योंकि ए टू ए नहीं दिया गया ना इसमें। देखो ए टू बी दिया गया, हाँ ए टू बी दिया गया, देखो 1 कर दिया। ए टू सी दिया गया है, नहीं है, तो देखो 0 कर दिया हमने। अब देखो बी टू ए दिया गया है क्या? नहीं, बी ए भी नहीं है, 0 कर दिया। बी टू बी भी नहीं है, तब भी 0 कर दिया। बी टू सी देखो यहाँ पे गिवन है, ए टू बी गिवन है, तो देखो ए टू बी की वैल्यू 1, बी टू सी गिवन है तो बी टू सी की वैल्यू 1, बाकी सबको 0 कर दो, ठीक है। और एक चीज आप, अगर आपने मैट्रिक्स चैप्टर पढ़ा होगा तो गाइस एडजेसेंसी में तो ऑटोमेटिक डायगोनल के एलिमेंट की वैल्यू 0 होती है। देखो डायगोनल पेयर 0 है, ठीक है। अब वार्सल एल्गोरिथम जब आप अप्लाई करोगे, k इज इक्वल टू ए, नो चेंज नो पाथ थ्रू ए, k इज इक्वल टू बी, सिंस a से b पे क्या होगी? 1 वैल्यू। इसमें से देखो हमको क्या फाइंड करना है गाइस? a b है, b c है, ठीक है। a से b और b से c पे 1 है, तो अब हमको क्या करना पड़ेगा? a से c पे जाएंगे, इसको हम क्या करेंगे? इसको ऐड करोगे आप, ठीक है। तो ऐड करोगे तो आपको क्या होगा? वापस से नई मैट्रिक्स बनेगी। देखो इधर तो सेम,
अब देखो ए से बी था, बी से सी था, ए से बी पे देखो वैल्यू 1, ए से सी और बी से सी पे वैल्यू 1 थी। अब हम क्या करेंगे, ए से सी पे भी वैल्यू देखो 1 कर दिए, ठीक है। तो यहां पे देखो कोई नया बात नहीं हो, खाली तीन चीजें, ए से बी, ठीक है, बी से सी और ए से सी, तीनों पे देखो वैल्यूज 1 आ गई ना। तो यही होता है। अब यहां पे क्या हुआ, ट्रांसिटिव रिलेशन फिर बन गया। तो यहां पे देखो फाइंड फाइनल मैट्रिक्स क्या हुई आपकी, ट्रांसिटिव क्लोजर आई। यहां पे नया रिलेशन क्या बना, ए बी बी सी ए सी, ठीक है। यही क्या होता है आपका ट्रांसिटिव क्लोजर हो गया, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नोट में देखते हैं क्या कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे कि ट्रांसलेट क्लोजर कभी भी रिफ्लेक्सिव और ट्रांसलेट क्लोजर का सम नहीं होता, रिफ्लेक्सिव आपका अलग हो जाएगा। वार्सल जो होता है वो हमेशा क्या करता है, ट्रांसलेट क्लोजर ही प्रोवाइड करता है। इफ क्वेश्चन आस्क रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव क्लोजर देन एंड ए कॉमा ए फॉर ऑल ए। अगर कभी क्वेश्चन में ऐसा पूछ लेता है कि भाई रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव क्लोजर आप बताओ, तो क्या करोगे, ऑलरेडी आप रिफ्लेक्सिव ट्रांसिटिव के लिए इसको ऐड ऑन कर लोगे, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, अगर a इज इक्वल टू 1 2 3 है और रिलेशन में ये दिया गया है, तो ट्रांसिटिव क्लोजर कैसे फाइंड करोगे। तो देखो a बराबर ये दिया गया है, तो चुपचाप ट्रांसिटिव क्लोजर में क्या कर दोगे, 1 2 2 3 और 1 3 ऐड ऑन कर दोगे, ठीक है। सो द ट्रांसिटिव क्लोजर ऑफ अ रिलेशन R इज द स्मॉलेस्ट ट्रांसिटिव रिलेशन दैट कंटेन R, स्मॉलेस्ट ट्रांसिटिव रिलेशन होगा ये। आई होप आपको क्लियर होगा गाइस। अब इसके बाद से जो नेक्स्ट टॉपिक हमारा फंक्शन है, फंक्शन क्या होता है, अब फंक्शन f कॉलन a denotes to b assign each element of set a to exactly one element of set b। इसमें एक फंक्शन में दो सेट जब होते हैं तो एक सेट का रिलेशन दूसरे सेट के एलिमेंट से कैसे होता है वो इसमें डिफाइन होता है, ठीक है। इसमें से ए आपका डोमेन और बी को डोमेन होता है, और इसमें जो रेंज होती है वो एक्चुअल आउटपुट होता है फंक्शन का। ओके गाइस, ठीक है गाइस। इसके बाद देखो इंजेक्टिव फंक्शन हमारा आता है। फंक्शन में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं बेसिकली इसी को लेकर चल रहा हूँ। हेसे डायग्राम हो गया, ट्रांजिटिव और वॉल्सल एल्गोरिथम हो गया, इंजेक्टिव सब्जेक्टिव और बाइजेक्टिव फंक्शन पढ़ेंगे, कंपोजिट एंड इनवर्स पढ़ेंगे। मैं कोशिश करूंगा कि आपको वन शॉट में ही प्रोवाइड करूँ। इसमें आपका यूनिट 1 कंप्लीट होने के बाद यूनिट 2 आपको मिलेगा, ठीक है गाइस। देखते हैं इधर, देखो इधर इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, इसको हम बेसिकली आपने पढ़ा होगा, इसे 1 to 1 फंक्शन भी कहते हैं, ठीक है। और गाइस मैंने क्वेश्चंस के आंसर को इस टाइप से लिखा है कि आप इसको इजीएस्ट में समझ सकते हो, एग्जाम में आप इसी बिहाफ पे लिख के भी आ सकते हो, ठीक है। क्योंकि एग्जाम में आपको 40 पेजेस की कॉपी मिलेगी, तो आप कोशिश करना कि बस आपको कॉपी भर के आनी है गाइस। क्योंकि देखो एकेटीयू क्या करता है, वो बोर्ड ही ऐसा है कि बहुत से बच्चों में आपने सुन रखा होगा या अपने सीनियर सुन रखा होगा कि वो अटेम्प्ट तो करते हैं बट प्रॉपर उनके मार्क्स नहीं आते, मोस्ट ऑफ द लोगों की बैक लगती है। तो इस चीज का आपको ध्यान रखना है गाइस कि क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करके आना है मैक्स टू मैक्स, ठीक है। एंड टू बी ऑनेस्ट एक चीज मैं आपको क्लियर कर दूं कि आई एम नॉट अ टीचर और नॉट इंक्लूडिंग मुझे ये चीज़ें आती हैं, बस मैं एज अ सेल्फ स्टडीज को पढ़ता हूँ, बिकॉज मैं कॉलेज नहीं जा पाता। तो मैं जो खुद से नोट्स बना रहा हूँ, मैं बस उन नोट्स को आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो अगर आपको ये चीज़ें समझ में आ रही हैं, मेरे पढ़ाए हुए नोट्स अच्छे लग रहे हैं, और डिस्क्रिप्शन में नोट्स के लिंक भी प्रोवाइड कर देता हूँ, तो आप इसको जरूर से उन लोगों से शेयर करो जिन्हें इनकी रिक्वायरमेंट है, ठीक है गाइस। इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ये दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 to 1 फंक्शन। अ फंक्शन f कॉलन a to b इज कॉल्ड इंजेक्टिव। ये तब इंजेक्टिव हो कब, इफ डिस्टिंक्ट एलिमेंट ऑफ a हैव डिस्टिंक्ट इमेजेस इन b। मतलब कि आपका क्या होगा, 1 to 1 फंक्शन कब होता है, जब a उसके एक सेट की सारी इमेजेस b में होती हैं। दिस मीन्स टू डिफरेंट एलिमेंट ऑफ द डोमेन आर मैप्ड टू द सेम एलिमेंट ऑफ डोमेन। देखो कैसे, इफ इन एन इंजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, हर एक एलिमेंट का डोमेन जो होता है उसका एक यूनिक एलिमेंट के साथ मैप होता है, ठीक है। रेपिटेशन ऑफ आउटपुट जो होता है कभी अलाउ नहीं होता, ठीक है। कहने का मतलब है देखो यहां पे अगर कोई फंक्शन 1 2 3 है जो किससे रिलेट कर रहा है, ए बी सी से, तो देखो 1 को ए से, 2 को बी से और 3 को सी से ही रिलेशन होगा। ऐसा नहीं है कि 1 को भी ऐसे कर दे 2 को भी ऐसे कर दे, तो उस समय ये क्या होगा, इंजेक्टिव नहीं होगा। क्यों, क्योंकि ये क्या है, 1 to 1 फंक्शन होता है, ठीक है। 1 1 फंक्शन है। देखो यहाँ पे लिखा हुआ डिफाइन बाय, यहाँ पे ऑल इमेजेस आर डिफरेंट। देखो ये डोमेन है, ये को डोमेन है, ठीक है। तो यहाँ पे इस वाले एलिमेंट की ये इमेजेस बोलते हैं इनको, जो एबीसी है, ठीक है। ऑल इमेजेस आर डिफरेंट, नंबर नो टू एलिमेंट ऑफ डोमेन हैव सेम इमेजेस। यहाँ पे किसी की भी सेम इमेजेस नहीं है। सो एफ क्या है, एक इंजेक्टिव फंक्शन हो गया, ठीक है गाइस। इसके बाद से हम देखते हैं नेक्स्ट जो है हमारा नॉन इंजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे नॉन इंजेक्टिव क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा। पहले हमने क्या किया था कि हर एक एलिमेंट की एक सिंगल इमेज थी। अब यहाँ पे क्या होता है कि जो मल्टीपल एलिमेंट है उनकी एक इमेज हो सकती है, ठीक है। देखो यहाँ पे ए कॉमा बी दिया हुआ है, F1 बराबर है, F2 बराबर है, F3 बराबर बी। देखो यहाँ पे 1 और 2 का क्या है, ए पे आ गया, ये बी पे आ गया। हियर 1 2 बोथ मैप ए, सो दिस इज नॉट एन इंजेक्टिव फंक्शन, ठीक है। एक नॉन इंजेक्टिव होगा, जो नॉन इंजेक्टिव होता है वही सर्जेक्टिव में आता है। अभी देखना कैसे नॉन इंजेक्टिव सर्जेक्टिव होता है।
दिस इज ऑल्सो नोन एज ऑन टू फंक्शन। देखो इसको 1 to 1 बोलते हैं, इसको ऑन टू बोलते हैं। इफ अ फंक्शन एफ ए बिलोंग्स टू बी देन कॉल सर्जेक्टिव इफ एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन हैज एटलीस्ट वन प्री इमेज इन ए। हर कोडोमेन, देखो ये कोडोमेन होता है, ये डोमेन होता है, हर एक कोडोमेन की एटलीस्ट एक प्री इमेज होनी चाहिए में। रेंज कोडोमेन के इक्वल होती है। एक्सप्लेन देखो क्या है। इन अ सर्जेक्टिव फंक्शन नो एलिमेंट ऑफ कोडोमेन इज लेफ्ट अनयूज्ड। कोई भी कोडोमेन में छोटा नहीं चाहिए एलिमेंट। ईच एलिमेंट ऑफ बी इज द इमेज ऑफ एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए। हर एक एलिमेंट जो ईच एलिमेंट ऑफ बी, जो बी का सारा हर एक एलिमेंट है, द इमेज एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ ए में होनी जरूर चाहिए। देखो ये दिया गया एग्जांपल के तो समझते हैं। डिफाइन देखो F1 में आपका क्या है, ए है, ठीक है, F2 में बी है और F3 में ए है, ठीक है, क्योंकि वापस से इसी पे आप आओगे। यार ए हैज, अगर आपको कंफ्यूजन लग रही है कैसे करना है तो देखो इधर 1 2 3 ए और बी, ठीक है। 1 किससे रिलेटेड है, ए से, 2 किससे रिलेटेड है, बी से, और फिर 3 किससे रिलेटेड है, ए से, ठीक है। तो यहां पे एक चीज आपका इस क्या देख रहे हो कि ये जो इमेज, ये मैपिंग है, इसके लिए पर्टिकुलर एलिमेंट मिल रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, सर्जेक्टिव हो जाएगा। ऑन टू इसीलिए इसको बोला गया है। ए हैज प्री इमेज 1 and 3, ए की प्री इमेज 1 और 3 है, बी की प्री इमेज 2 है आपकी गाइस। ऑल एलिमेंट ऑफ बी आर कवर्ड, बी के सारे एलिमेंट, ये क्या है, ये बी, ये ए है या बी है, सारे एलिमेंट इसके कवर्ड हो गए, तो इसलिए क्या होगा, सर्जेक्टिव फंक्शन होगा। नॉट सर्जेक्टिव जस्ट अपोजिट हो जाएगा, ठीक है। यहां पे देखो मतलब कि एक चीज का ध्यान रखना है आपको कि इधर का पूरा पोर्शन आपका कवर होना चाहिए, ठीक है गाइस, कोई चीज छूटनी नहीं चाहिए, ठीक है। नॉन सर्जेक्टिव में देखो क्या हो जाएगा आपका कि 1 2 है यहाँ पे ABC, तो F1 इज इक्वल टू ए हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू बी हो जाएगा, बट C के लिए तो कुछ बचा ही नहीं। हियर C हैज नो प्री इमेज, सो F इज नॉट सर्जेक्टिव, तो ये क्या होगा गाइस, आपका सर्जेक्टिव नहीं होगा। नेक्स्ट हम देखते हैं बाइजेक्टिव फंक्शन, ठीक है गाइस। देखो ज्यादा टॉपिक नहीं बचे, मैं भी वीडियो ज्यादा लंबी नहीं करूंगा। ये बाइजेक्टिव के बाद से हमारा कंपोजिट एंड इनवर्स होगा, फिर इसके बाद से हम इसको जल्दी से कंप्लीट करते हैं, ठीक है गाइस। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन क्या होता है, दिस इज ऑल्सो नोन एज 1 1 एंड ऑन टू फंक्शन। अब देखो ये दोनों का मिक्स होता है, ठीक है, ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है। फंक्शन एफ ए डैश बी इज कॉल्ड बाइजेक्टिव इफ बोथ इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होंगे तब। इसमें क्या होगा, हर एक एलिमेंट ऑफ बी हैज एग्जैक्टली वन प्री इमेज इन ए, मतलब कि इसकी हर एक प्री इमेज होनी चाहिए इसमें, ठीक है। मैपिंग इज परफेक्टली 1 to 1 होगी मैपिंग। देखो बाइजेक्टिव फंक्शन में क्या होता है, नो रेपिटेशन ऑफ इमेज की, कोई भी गाइस क्या होगी, कोई भी इमेज की रेपिटेशन आपको इसमें नहीं मिलेगी, ठीक है गाइस। आफ्टर दैट देखो यहाँ पे एग्जांपल में देख लो 1 2 3 ABC, तो यहाँ पे देखो F1 का A है, F2 का क्या है, B है, और F3 का क्या है गाइस, C है। आप देख सकते हो कि हर एलिमेंट के लिए प्रॉपर इमेज मिल रही है, ठीक है, हर एक इमेज के लिए क्या, एलिमेंट के लिए इमेज मिल रही है। ऑल इमेज आर डिस्टिंक्ट है, इंजेक्टिव है सारी। जितने भी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन आर यूज सर्जेक्टिव। अब यहाँ पे एक चीज देखो, कोडोमेन के हर एक एलिमेंट के लिए क्या, यहाँ पे आपको एक एलिमेंट नहीं मिल रहा है, ये इमेज है, इसके लिए हर एक एलिमेंट असाइन है, और यहाँ हर एक एलिमेंट के लिए हर एक पर्टिकुलर इमेज मिल रही है, मतलब कि ये आपका क्या है इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों मिल रहा है ना यहाँ पे, तो इसलिए क्या होगा, बाइजेक्टिव होगा। एफ इज बाइजेक्टिव फंक्शन। इंपॉर्टेंस क्या है, ओनली बाइजेक्टिव फंक्शन हैव इनवर्स, इनका ही केवल इनवर्स हो सकता है, ठीक है। अभी बताऊंगा आगे इनवर्स कैसे होता है, ठीक है, कंपोजिट और इनवर्स में मैं समझा दूंगा अभी, ठीक है। इफ अ फंक्शन इज बाइजेक्टिव एफ इनवर्स एग्जिस्ट, अगर कोई फंक्शन क्या है इस बाइजेक्टिव है तो उसका क्या हो जाएगा, एफ इनवर्स एग्जिस्ट करेगा, ठीक है। देखो यहाँ पे कंपैरिजन छोटा सा दे दिया मैंने, फंक्शन टाइप कंडीशन। इंजेक्टिव है तो डिफरेंट इनपुट होंगे जो डिफरेंट आउटपुट देंगे। अगर सर्जेक्टिव है तो रेंज जो होगा वो कोडोमेन के इक्वल होगा हमेशा, ठीक है। और जो बाइजेक्टिव होगा आपका, इंजेक्टिव और सर्जेक्टिव दोनों होता है, ठीक है। इसके बाद एक छोटा सा कंक्लूजन देख लेते हैं जिसमें मैंने लिखा है कि द इंजेक्टिव बाइजेक्टिव एंड सर्जेक्टिव फंक्शंस आर मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ फंक्शन इन डिस्क्रीट मैथमेटिक्स, ठीक है। ये दोनों मैथमेटिक्स में क्या होते हैं, अलग टाइप के फंक्शन है। अमंग देम बाइजेक्टिव फंक्शन इज स्पेशल बिकॉज दे एस्टैब्लिश 1 to 1 करस्पॉन्डिंग बिटवीन डोमेन एंड कोडोमेन एंड हैव इनवर्स। गाइस देखो मैंने ये जो नोट्स है आपको ये कहीं रिटर्न में नहीं मिलेंगे, क्योंकि मैंने खुद से बनाया है, जिसमें मैंने ChatGPT का भी यूज़ किया है, मेटा AI का भी यूज़ किया है, और जो मैंने ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे इसके भी यहाँ पे मैंने बनाया, ठीक है। तो मैंने कोशिश की कि इसमें एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बनाया है, जिसमें कंक्लूजन वगैरह है, तो अभी कंफ्यूज ना हो कि कंक्लूजन तो कभी आपको देखने को नहीं मिला, तो इसमें है, ठीक है। मैंने मतलब ये नोट्स अभी तुरंत ही बनाए हैं, आप देख सकते हो, जैसे मैं आपको ले रहा हूँ लेक्चर, आज 26 तारीख है, ठीक है। जैसे कि आप देख सकते हो अभी मेरी वॉच में देखो, अभी 12 बजने वाला है और 26 तारीख आज, तो मैंने अभी आज मॉर्निंग में ही इसको बनाया है और मैं भी आपको लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ठीक है।
तो कोशिश करना आपकी कोशिश, ये जितने भी टॉपिक्स इससे आप रिवाइज करना। मैं कोशिश करूंगी जैसे मैं चैप्टर कंप्लीट होंगे मैं कल न्यू वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। कंपोजिट एंड इनवर्स फंक्शन देखते हैं गाइस जल्दी से। कंपोजिट फंक्शन क्या होता है हमारा, देखो अगर कोई फंक्शन है जिसमें ए और ए रिलेट कर रहा है बी से, एंड इसमें देखो जी क्या है, दूसरा फंक्शन है, दो अलग अलग फंक्शन इसमें, ठीक है, बी रिलेट कर रहा है सी से, तो बी टू फंक्शन। द कंपोजिट फंक्शन एफ एंड जी आर डिनोटेड बाई जी, और यहां पे सर्कल लगता है, फिर एफ इज डिफाइंड एज, ठीक है। तो यहां पे गाइस हमारा क्या हो जाएगा, जी ओ एफ एक्स इज इक्वल टू, अब यहां पे देखो सेपरेट हो जाएगा अलग आपका, एक बार ये क्या आ जाएगा, जी एफ एक्स इज इक्वल टू ऑल एक्स बिलोंग्स टू ए, ये क्या होगा, सेट ए से बिलोंग करेगा, फर्स्ट अप्लाई एफ देन अप्लाई जी, ठीक है। देखो इसमें मुझे भी कुछ खास टू बी ऑनेस्ट समझ में नहीं आया था, तो मैंने इसके एग्जांपल समझा था, मैं आपको भी वही समझाता हूं, बहुत इजी आपको क्लियर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या होती है कि एक कंपोजिट फंक्शन होता है जो एग्जिस्ट करता है, कोडोमेन ऑफ एफ इज इक्वल टू डोमेन ऑफ जी, कोडोमेन इनका और जी का डोमेन आपका आपस में क्या होता है, मर्ज होता है, ठीक है। देखो एक्सप्लेनेशन क्या है, कंपोजिट फंक्शन कंबाइन टू फंक्शन इनटू वन। कंपोजिट क्या करता है, दो अलग अलग फंक्शन को एक में मिलाता है। ऑर्डर इज वेरी इंपॉर्टेंट होता है इसमें, जी ओ एफ डज नॉट इक्वल टू एफ ओ जी, जनरली इसमें कभी भी ये इक्वल नहीं होता, ऑर्डर इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है गाइस। देखो जल्दी से एक एग्जांपल के थ्रू, देखो यहाँ पे एफ क्या है, 1 2 3 है, ए बी सी है, ठीक है, ये दो आपके फंक्शन दिए हुए, तो एफ वन में ए हो जाएगा, ठीक है, एफ टू में बी और एफ थ्री में सी हो जाएगा। अब इसी तरीके से जी देखो ए बी सी दिया गया, एक्स वाई जेड दिया गया, ये ए बी सी यहाँ वाला है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या देखो, जी ए क्या हो जाएगा, एक्स के इक्वल हो जाएगा, जी बी क्या हो जाएगा, वाई के, जी सी क्या हो जाएगा, जेड के इक्वल हो जाएगा, ठीक है। कंपोजिट फंक्शन देखते हैं, जी ओ एफ वन, ठीक है गाइस, जी ओ एफ वन क्या हो जाएगा आपका, यहां पे क्या हो जाएगा, जी एफ वन इज इक्वल टू जी ए इज इक्वल टू एक्स। अगर आपको कंफ्यूजन हो रही है कि यहां पे हमने कहां से रख दिया, तो एक चीज देखो यहां पे जियो एफ वन, यहां पे एक बात बताओ गाइस, एक्स वैल्यू किसकी है, जी ए की वैल्यू, जी ए इज इक्वल टू एक्स है यहां पे, देखो आप, ठीक है। जी एफ वन की वैल्यू क्या है, देखो बहुत आसानी से क्लियर हो जाएगा, थोड़ा समझने की जरूरत है। जी ओ एफ वन लिखा हुआ है, अभी सब भूल जाओ, जी ओ एफ वन लिखा हुआ है, ठीक है। अब यहाँ पे एफ क्या होगा, वन के साथ आएगा, अभी पीछे आपने देखो यहाँ पे मैंने पढ़ाया था आपको, क्या जी ओ एफ एक्स है, तो यहाँ पे जी एफ एक्स आएगा कि नहीं आएगा, ये हट जाएगा, जी एफ एक्स आएगा, जी ऑफ एफ एक्स, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना, ये क्या हो जाएगा, जी ओ एफ है तो एफ क्या वन के साथ आएगा। अब एक चीज बताओ मुझे यहां से, एफ वन की वैल्यू क्या है इस ए है, एफ वन की वैल्यू ए है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए लिख सकते हैं, जी ए लिख सकते हैं, जी ए की वैल्यू क्या है, एक्स है, डायरेक्ट मैंने, तो यहाँ पे देखो जियो एफ वन है, तो जियो एफ टू की वैल्यू क्या हो जाएगी, चाहे तो हम पूरा रिपीट कर दे, मैंने डायरेक्ट लिखा है, देखो जियो एफ टू क्या हो जाएगा आपका, जैसे ये जी ए हो गया तो ये जी बी वाई हो जाएगा, ये जी सी आपका जेड हो जाएगा। आई होप आपको कंपोजिट फंक्शन क्लियर हो गया होगा, मैंने कहा था ना एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा। फिर देखो हेस जियो एफ क्या हो जाएगा आपका, 1 एक्स 2 वाई 3 जेड, ठीक है गाइस। अब देखो एक एग्जांपल और छोटा सा है, इसके थ्रू आप बहुत आसानी से समझ सकते हो, क्योंकि मैंने एग्जांपल इसमें दो तरीके से लिए हैं, एक आपका न्यूमेरिकल बेस पे लिया है और एक आपका वर्ड बेस पे लिया है, ठीक है गाइस। देखो यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+1 है और जी एक्स है एक्स स्क्वायर, तो देखो जीओ एफ एक्स क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स हो जाएगा आपका क्या, जी एफ एक्स, जी ओ एफ क्या हो जाएगा, जी एफ एक्स होगा, और एफ एक्स क्या है आपका 2x+1, तो जी 2x+1 क्या हो जाएगा आपका, इसका हो जाएगा 2x+1 का स्क्वायर हो जाएगा आपका, ठीक है। प्रॉपर्टी क्या होती है, कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज एसोसिएटिव, ठीक है, इसका ये एसोसिएटिव होती है प्रॉपर्टी, देखो आपका ये एच लिखा हुआ है गाइस, ठीक है, एच ओ जी एफ, और ये एफ है, ठीक है, सॉरी बहुत जल्दी में मैंने नोट्स बनाए हैं, ठीक है। ये देखो एच ओ जी ओ एफ होता है तो क्या हो जाएगा, जब एक बार एच ओ जी ओ एफ है तो एक बार एच जी के साथ जाएगा, एच एक बार एफ के साथ जाएगा, ठीक है, एफ बाहर आ जाएगा आपका। कंपोजिट ऑफ फंक्शन इज नॉट कम्यूटेटिव, कम्यूटेटिव कभी भी नहीं होते, जी ओ एफ, ये एफ ओ जी अलग अलग होते हैं, बट जब इस केस में लिखते हो तो एक बार ये अगर पेयर में होता है तो ये बाहर आ सकता है, ठीक है। ये हो गया हमारा क्या आपका कंपोजिट फंक्शन। इनवर्स फंक्शन जल्दी से देखते हैं, इनवर्स के बाद हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। इनवर्स फंक्शन क्या होता है, फंक्शन जो आपने अभी पढ़ा था बाइजेक्टिव फंक्शन, उसी के तरीके से होता है ये। देखो इज सेड टू बी हैव इनवर्स फंक्शन इफ देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन एफ इनवर्स क्या होगा, अगर देखो एक फंक्शन ए टू बी है तो उसका इनवर्स क्या हो जाता है गाइस, डी टू ए हो जाता है, ठीक है गाइस। जैसे कि देखो एफ इनवर्स एफ एक्स क्या हो जाएगा आपका, एक्स फॉर ऑल एलिमेंट बिलोंग टू ऑल एक्स बिलोंग टू ए। अगर आप कंफ्यूजन भी एग्जांपल से सब समझ जाओगे, देखो इधर एफ इनवर्स ऑफ वाई इज इक्वल टू वाई फॉर ऑल वाई बिलोंग्स टू बी। इंपॉर्टेंट कंडीशन इसमें क्या होती है कि फंक्शन हैज इनवर्स इफ ओनली इट्स बाइजेक्टिव। देखो यहाँ पे आ गई कंडीशन, मैं अभी जब बाइजेक्टिव पढ़ा तो मैंने कहा था उसमें इनवर्स का नाम लिया था, अगर आपको याद होगा गाइस, ठीक है। तो ये आपको बहुत अच्छे से यहाँ पे क्लियर होने वाला है, ठीक है। देखो कहा क्या जा रहा है गाइस कि
बाइजेक्टिव होना चाहिए। देखो इनवर्स फंक्शन रिवर्स द मैपिंग ऑफ ओरिजिनल फंक्शन। इनवर्स क्या करता है, जो ओरिजिनल फंक्शन होगा उसकी मैपिंग कर देगा, रिवर्स हो जाएगा तुरंत। डोमेन एंड को डोमेन आर इंटरचेंज, डोमेन से को डोमेन बदल जाता है। कैसे, देखो F1 2 3 है, ABC है, ठीक है। मैं इसको थोड़ा मैपिंग के थ्रू आपको समझा देता हूं। देखो 1 2 3 A B और C। 1 के लिए क्या है A, 2 के लिए B, C के लिए। तो जब आप क्या करोगे, इसका इनवर्स निकालोगे, तो ये इधर ये आपका क्या है, ये कोडोमेन है गाइस, हाथ भी काम नहीं कर रहे हैं, कोडो, और ये डोमेन है। तो जब आप ये करोगे तो ये तुरंत इंटरचेंज हो जाएगा, ये आ जाएगा आपका ABC और आपका आ जाएगा 1 2 3, आपका सॉरी ये इस टाइप से कुछ आ जाएगा। और इस केस में ये आपका हो जाएगा कोडोमेन और ये हो जाएगा आपका डोमेन। ठीक है गाइस, देखो इधर F1 बराबर है F2B और F3C है। इनवर्स क्या होगा, F इनवर्स, देखो यहां पे जब हम F इनवर्स करेंगे, ठीक है, क्या करेंगे, F इनवर्स करेंगे तो क्या हो जाएगा, ABC है तो F इनवर्स A बराबर 1 हो जाएगा। देखो F1 बराबर A था तो F इनवर्स A 1 इधर हो जाएगा, F इनवर्स B 2 इधर हो जाएगा, F इनवर्स C 3 इधर हो जाएगा। यही क्या है, आपका इनवर्स फंक्शन है। Here F is bijective, hence inverse exists। एक और एग्जांपल देखो, fx बराबर 2x प्लस 3 दिया गया है गाइस, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, चुपचाप देखो इधर सॉल्व करेंगे, सबसे आसान तरीका। y बराबर fx लिखा हमने, तो fx बराबर क्या हो जाएगा, सबसे पहले देखो हमें fx की वैल्यू दी गई थी, तो राइट करेंगे y बराबर fx बराबर ये है तो y बराबर ये हो गया। हम क्या करोगे, यहां से x की वैल्यू निकालोगे चुपचाप, ठीक है। x की वैल्यू निकालोगे तो क्या हो जाएगा आपका, देखो y माइनस 3/2 हो जाएगा। ये देखो सॉल्व फॉर x, y माइनस 3/2। अब यहां पे क्या करोगे, जहां पे भी आपका y है वहां पे x रख दो बस, ठीक है। यहां पे x रखो तो क्या है, x माइनस 3/2 हो जाएगा, और x है इनवर्स रखना है ना, तो f इनवर्स x क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा चुपचाप, ठीक है। रिलेशन बिटवीन कंपोजिट एंड इनवर्स क्या होता है, अगर कोई फंक्शन f बाइजेक्टिव है तो f और इसका f इनवर्स क्या होता है i, और f इनवर्स ऑफ f क्या होता है, i होता है, जहां पे i क्या आइडेंटिटी फंक्शन होता है, ठीक है गाइस। कंक्लूजन एक बार देख लेते हैं। द कंपोजिट फंक्शन कंबाइन टू फंक्शन इनटू सिंगल फंक्शन। कंपोजिट क्या होता है, दो अलग अलग फंक्शन को एक में कंबाइन करता है, जबकि इनवर्स क्या करता है, इफेक्ट अ बाइजेक्टिव फंक्शन, इनवर्स फंक्शन एग्जिस्ट ओनली व्हेन द फंक्शन इज बाइजेक्टिव। ठीक है, तो बेसिकली आपको समझ में आया, कंपोजिट क्या करता है, दो अलग फंक्शन को एक में करता है, जबकि जब बात आती है किसकी, बाइजेक्टिव की, सॉरी इनवर्स फंक्शन की, तो वो क्या करता है, आपके को डोमेन को डोमेन से एक्सचेंज कर देता है, वही आपका क्या होता है, इनवर्स फंक्शन। ठीक है, तो गाइस हम फाइनली जो है यूनिट 1 के अपने सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को कंप्लीट कर चुके हैं। मैं कोशिश करूंगा कि लॉजिक और पैरेडिक लॉजिक के भी जल्दी से टॉपिक कराऊंगा। अभी मैं इस पर पढ़ाई ही कर रहा हूं, देखो अभी आगे नहीं हुआ है। मैं जैसे ही इसका कंप्लीट होता है मैं आपको एसएप इसको भी प्रोवाइड कर दूंगा। ओके, आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।